हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चल रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रीवियस क्लास में हम लोग प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन सब का डिफरेंस देख लिए थे। अब हम लोग चलते हैं स्पेशली प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग को पता है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते, यानी ये अच्छे से डेवलप सेल नहीं होता है। बट इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें कौन कौन से वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो इन सब को देखना है। तो चलिए चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं। बैक्टीरिया आपका आ जाएगा, ब्लू ग्रीन अलगी आ जाएगी, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, और पीपीएलओ। पीपीएलओ याद कीजिए, पिछले क्लास में मैं बताई थी कि पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का ही ओल्ड वर्जन, यानी पुराने जमाने में इसको पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आते हैं। ये एग्जांपल्स हो गए उसके। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल का। कैरेक्टराइज्ड एज स्मॉलर मीन्स स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और इसमें सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही हैं, यानी एक सेल के बने ही हैं। लाइक ए मेम्ब्रेन वाउंड न्यूक्लियस, और मेम्ब्रेन वाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन वाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यूकैरियोटिक सेल से इसको डिफर करता है। दे जनरली हैव नेकेड डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स। तो इसमें क्या होता है, डीएनए होते हैं न्यूक्लियस के बदले में, लेकिन नेकेड होते हैं, सराउंडिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और 70s राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेल के नाम पर राइबोसोम होते हैं जो 70s होते हैं। 80s यूकैरियोटिक में होते हैं। यूकैरियोटिक में भी 70s होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, याद कीजिए पिछला वीडियो का। तो ये इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके। अब इसका कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर, स्मॉलर यानी यूकैरियोटिक सेल से छोटा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, लाइक मेम्ब्रेन वाउंड न्यूक्लियस, यानी वेल मेंटेन्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। तब क्या होता है न्यूक्लियस के बदले इनमें नेकेड डीएनए होता है, बट नेकेड, नंगा होता है, यानी मेम्ब्रेन नहीं होते उसके ऊपर। एंड 70s राइबोसोम जो ऑर्गेनेल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, बट राइबोसोम ऐसे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, आइदर इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इसलिए राइबोसोम इसमें होते हैं। अब ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया ही हम लोग काउंट करते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन अलगी भी क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा भी क्या है, बैक्टीरिया के ग्रुप का ही है, तो बैक्टीरिया को ही लेते हैं हम लोग। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड बाय शेप इनटू 4 मेन टाइप्स। बैक्टीरिया को 4 मेन टाइप्स में बांट दिया गया, क्लास में नहीं, प्रकार, टाइप, 4 टाइप्स के। किसके अकॉर्डिंग, बाय शेप, यानी उसका शेप कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में बांट दिया गया। फर्स्ट है कॉक्सी, या सिंगुलर में इसको, ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर में इसको कहते हैं कोकस। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, गोल, स्फीयर, गोला लाइक। इसके एग्जाम्पल हो गए आपको स्ट्रेप्टोकोकस। बैसिली, बैसिलस, बैसिली रॉड शेप, लंबा, रॉड लाइक, इस तरह से लंबा होता है, तो ये इकोलाई हो गया आपका। इसके बाद है विब्रियो, विब्रस, यानी कॉमा लाइक, कॉमा के शेप का, जिस तरह से कॉमा होता है, फुल स्टॉप है, इसमें नीचे थोड़ा सा लगा दीजिए तो कॉमा हो गया, तो इस शेप का जो हो जाएगा कॉमा शेप।
उसको कहते हैं विब्रियो। इसका क्या है, विब्रियो कॉलेरी, कॉलरा डिजीज, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, सारे डिजीज वाले ही हैं बैक्टीरिया। अब है स्पाइरुला या स्पाइरुलम, स्प्रिंग लाइक, है ना, स्पाइरल शेप इस तरह से। तो ये हो गया स्पाइरुला या स्पाइरुलम। ये है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये तीनों का नाम शायद सुने होंगे, ये तीनों ह्यूमन बीइंग में ही डिजीज पैदा करता है, और ये भी ह्यूमन बीइंग का ही है काउज ऑफ डिजीज। लेकिन ये है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें सिफिलिस आ जाता है, गोनेरिया आ जाता है। तो ये हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, यानी ये चारों टाइप जो हैं ये डिजीज वाले ही हैं। लेकिन ये तीनों है कि कॉमन डिजीज है, ये दोनों है इकोलाई जो पेट से हाथ से संबंधित बीमारियां होती है, ये कॉलरा हो गया। लेकिन ये ट्रिपोनीमा पैलिडम जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी सिफिलिस गोनेरिया जैसी बीमारियों का कारक होता है, काउज होता है। तो ये हो गया आपका बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, नहीं, बैक्टीरिया का टाइप बाय शेप, उसके शेप आकार के आधार पर इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। अब हम लोग चलते हैं, शेप तो इसका हो गया, शेप के अकॉर्डिंग इसको ये डिफरेंट टाइप्स में 4 टाइप्स में हमने डिवाइड भी किया। अब इसके बाद ये जो कैरेक्टर्स है इसका कॉमन कैरेक्टर्स, इसको जरा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। ये नीचे मैं मिटा दे रही, कैरेक्टर को छोड़ दे रही। अब हम आ जाते हैं इसके कैरेक्टर को थोड़ा डिटेल कर लेते हैं हम लोग। तो कैरेक्टर में बिल्कुल फर्स्ट कैरेक्टर इसका जो रिनॉन्ड है, जिससे पहचाना जाता है, लाइक ए मेम्ब्रेन वाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस देखते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल वॉल होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन मेम्ब्रेन वाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस होता है बट मेम्ब्रेन नहीं होता उसके बाहर, और ना ही ऑर्गेनेल्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं न्यूक्लियस का, जो कि मेम्ब्रेन वाउंड नहीं है, लाइक ए मेम्ब्रेन वाउंड, यानी कमी, मेम्ब्रेन वाउंड न्यूक्लियस की कमी होती है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियर रीजन में जो न्यूक्लियस के जैसा फंक्शन करने वाला स्ट्रक्चर होता है विदाउट मेम्ब्रेन वाउंड, और उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब ये होता कैसा है, यहां तो हम लोग ने देख लिया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या न्यूक्लियस नहीं है, तो फिर कैसा होता है भाई। कुछ पॉइंट्स इसमें मैं लिख रही हूं आपको। इसको सॉरी लार्ज डबल स्ट्रैंडेड circular DNA called nucleoid, या
तो जीनोमिक डीएनए या सिंगल क्रोमोसोम बी में चलते हैं हम लोग। lacking surrounding membrane सी में चलते हैं हम लोग। contains all genetic information for growth, metabolism and reproduction. Slow coordinated application with cell division cycle। अब आ जाइए न्यूक्लियोइड को हम लोग देख लेते हैं, जो न्यूक्लियस के बदले न्यूक्लियर रीजन में या न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस का काम करते हैं। लार्ज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कॉल्ड न्यूक्लियोइड। लार्ज यानी बड़ा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर याद कीजिए, अभी तो मैं बता ही नहीं हूं, बट डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी 2 स्ट्रैंड का बना होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं और सर्कुलर होते हैं, लीनियर नहीं होते। डीएनए कॉल्ड न्यूक्लियोइड, लेकिन लैकिंग ए सराउंडिंग मेम्ब्रेन, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन का अभाव होता है। अब इसे न्यूक्लियोइड हम लोग कहते हैं, ठीक है। द जीनोमिक डीएनए भी कह सकते हैं, या सिंगल क्रोमोसोम भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड को द जीनोमिक डीएनए या सिंगल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आ जाए द जीनोमिक डीएनए दैट इज न्यूक्लियोइड, यही होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या डेफिनेशन। सिंगल क्रोमोसोम तो ये भी यही हो जाएगा आपका, यानी न्यूक्लियोइड का प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन के पास स्ट्रक्चर होते हैं वो है सिंगल क्रोमोसोम। ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, और वो भी एक ही डीएनए का बना हुआ, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ। लार्ज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब सेकेंड में लैकिंग ए सराउंडिंग मेम्ब्रेन, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते ही नहीं, तो लैकिंग ए सराउंडिंग मेम्ब्रेन। अब थर्ड में है कंटेन्स ऑल एसेंशियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस का फंक्शन याद कीजिए, ये सारे फंक्शन तो न्यूक्लियस के ही हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो सारा फंक्शन फुलफिल करता है, परफॉर्म करता है, जो एक न्यूक्लियस कर सकता है। इसलिए कंटेन्स ऑल एसेंशियल जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, इसमें सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस स्टोर रहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में, सेल के ग्रोथ में काम आते हैं। कंटेन्स ऑल एसेंशियल जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, यानी सारी एक्टिविटी, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है लेकिन सारी एक्टिविटी उसमें होती है। न्यूक्लियस भी उसका विदाउट मेम्ब्रेन है, फिर भी सारी एक्टिविटी, ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज,
यानी ग्रोथ के अलावा अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिप्रोडक्शन, सारा कुछ होता है। यानी उसके लिए न्यूक्लियोइड में सारे इसेंशियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं। डी लास्ट, स्लो कोऑर्डिनेटेड replication with cell division cycle. स्लो कोऑर्डिनेटेड रिप्लिकेशन विथ सेल डिवीजन साइकिल। अब ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो इसमें रिप्रोडक्शन तो होगा ना, ग्रोथ, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन होना चाहिए, इसलिए सेल डिवीजन होता है इसमें भी। और सेल डिवीजन के साथ साथ जैसे न्यूक्लियर डिवीजन पहले होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, तो वहां पे ये न्यूक्लियोइड तो कंप्लीट न्यूक्लियस है नहीं, बट इसका डीएनए जो है उसमें भी स्लो कोऑर्डिनेटेड रेप्लिकेशन, यानी सेल डिवीजन जिस स्पीड में होता है उसी स्पीड में धीरे धीरे उसके साथ कोऑर्डिनेशन में ही इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, जो कि सेल डिवीजन साइकिल को कंप्लीट करता है। जैसे सेल डिवीजन में ये सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब डीएनए जब बना, सेल डिवीजन जब हुआ तो डीएनए बट गया, हाफ हाफ दोनों में चला गया। तो जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा, वो डबल नहीं होगा डीएनए, तब तक के कंप्लीट नहीं होगा सेल डिवीजन। इसलिए स्लो कोऑर्डिनेटेड रेप्लिकेशन विद सेल डिवीजन साइकिल ये भी होता है। यानी सारे प्रोसेस इसमें होते हैं सिंगल सेल में ही, और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस से भी वो सारे फंक्शन ये कंप्लीट करता है। ये है आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर में जैसे सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल वॉल भी होते हैं, सेल वॉल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये न्यूक्लियस क्लियर कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म भी होते हैं। अब आ जाइए न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोइड होता है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, बड़ा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, सिंगल क्रोमोसोम भी कहते हैं। बट इसमें सारे एसेंशियल जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होते हैं, जिससे ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्शन भी होता है। और रिप्रोडक्शन के समय सेल डिवीजन जब होता है, क्योंकि सिंगल सेल का है तो सेल डिवीजन से ही रिप्रोडक्शन होगा, तो उसके साथ इसका रेप्लिकेशन भी होता है, यानी डीएनए दो भाग में बट के और फिर दोनों डबल हो जाते हैं, जैसे डबल स्ट्रैंडेड है वैसे ही फिर से हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोइड। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, आपका न्यूक्लियर रीजन के बाद बचा राइबोसोम, और एक और स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ा सा चलते हैं। ऊपर मैं मिटा दे रही हूँ थोड़ा, अब किसकी जरूरत तो रह नहीं गई। ये हो गया आपका न्यूक्लियोइड, ये हो जाएगा आपका प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है? न्यूक्लियर रीजन का न्यूक्लियोइड हो गया, डबल स्ट्रैंडेड लार्ज सर्कुलर डीएनए का बना होता है, लेकिन सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं, सारे बैक्टीरिया में नहीं, बट ज्यादातर बैक्टीरिया में, मेनी बैक्टीरिया हैव ए स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। यानी न्यूक्लियर रीजन के अलावे भी एक छोटा, इससे छोटा लेकिन डबल स्ट्रैंडेड ही सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी इस क्रोमोसोम से बाहर, इस क्रोमोसोम में नहीं। जैसे ये सिंगल क्रोमोसोम है ना जिसके अंदर ये जीनोमिक डीएनए है, लेकिन इससे बाहर। सेल स्ट्रक्चर देख लीजिएगा एक बार, ये 9th के वीडियो में डाला हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसमें फिगर भी कंप्लीट मेरा डाला हुआ है, अगर समझ में नहीं आए तो उसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड। ये क्या है भाई, देख लेते हैं।
small single extra chromosome double stranded DNA called प्लाज्मिड। ये क्या है? इससे छोटा है, देखिए ये कहता है लार्ज, इससे छोटा है स्मॉल, बट ये भी सिंगल ही है, जैसे ये सिंगल है बट डबल स्ट्रैंडेड, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये सिंगल क्रोमोसोम जो है उसमें सिचुएटेड है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से बाहर साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसे प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें तो कहता सारा एसेंशियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, क्योंकि सेल डिवीजन करना होता है, ग्रोथ करना होता है, लेकिन ये ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखता जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने जीन्स में जो सेल के काम आए, सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आए, उसके ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये बिल्कुल फ्री है और बहुत तेजी से सेल्फ रिप्लिकेटिंग, यहाँ पे रिप्लिकेशन भी देखिए हो रहा है सेल डिवीजन साइकिल के साथ साथ। इसमें सेल डिवीजन साइकिल से इसको कोई लेना देना नहीं और ना ही सेल के लिए ये डिवीजन करता है या ग्रोथ करता है, ये स्वतंत्र है खुद से। ये साइटोप्लाज्म में कहीं भी पड़ा होता है, न्यूक्लियर रीजन के पास नहीं होता है, इससे छोटा होता है, बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन ये नहीं होता। ऑल एसेंशियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर मेटाबॉलिज्म या ग्रोथ या रिप्रोडक्शन ये नहीं होता इसमें। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। किस लिए होते हैं भाई? तो ये क्या करता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कैपेसिटी होती है इसमें, इसमें ये विरुलेंस कैपेसिटी, टॉक्सिक सब्सटेंस को यानी काउज ऑफ डिजीज, पैथोजन, बीमारी फैलाने वाला होता है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता भी है तो कैसा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी सेल से उसको कोई लेना देना नहीं है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में होता है जरूर, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोम से बाहर होता है, यानी न्यूक्लियर रीजन से बाहर होता है और ये फ्री लिविंग है बिल्कुल। तो इसमें मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रही, have not contain any essential genetic information for the cell। सेल के लिए कोई इसेंशियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं रखता है। ये रखता है, क्या रखता है भाई? एक मिनट, सॉरी, have not contain any essential genetic information for the cell, या सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं रखता है। तब ये क्या रखता है? ये रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है किस लिए? informations like ये हो गया आपका एंटीबायोटिक
रेसिस्टेंस ये थोड़ा सा मैं नीचे मिटा दे रही इसको, न्यूक्लियोइड वाले को। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, विरुलेंस और मेटाबॉलिज्म like nitrogen fixation। तब ये कौन कौन इंफॉर्मेशन रखता है? इसमें ऐसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का काम करता है, वेरुलेंस यानी टॉक्सिक सब्सटेंस यानी पैथोजन काउज ऑफ डिजीज, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी करता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा। तो इन सब को सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और क्या करता है? फ्री रेप्लिकेटिंग एट फास्टर रेट, और इसका रिप्लिकेशन भी फास्टर रेट में होता है और फ्री, खुद से। ये नहीं है कि सेल डिवाइड हो रहा है तब रिप्लिकेट करें, तब डबल हो, नहीं, खुद से ये रिप्लिकेट करते रहता है फास्टर रेट में और फ्री रिप्लिकेटिंग स्वयं। यानी सेल के ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं। ये सारे बैक्टीरिया में नहीं, बट हाँ बैक्टीरिया और आर्किया में ज्यादातर में पाए ही जाते हैं। ये भी स्मॉल और सिंगल बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये कोई भी इसेंशियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं रखता सेल के लिए। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, वेरुलेंस यानी वायरस से वेरुलेंस हुआ है, टॉक्सिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर करता है तो जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह, यानी सेल को कोई इससे लेना देना नहीं है। अब आ जाइए कि तो फिर इसका क्या यूज है? इसका यूज है ना, अब बैक्टीरिया में ये जो न्यूक्लियोइड है सेल डिवीजन के टाइम में डिवाइड होकर के दूसरे सेल में जाता है, बट ये तो फ्री रिप्लिकेटिंग है फास्टर रेट से, तो ये बिना सेल डिवीजन के भी दूसरे सेल में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं प्रोसेस को। इसको डिटेल हम लोग 12th में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसको ट्रांसफर किया जा सकता है बिना सेल डिवीजन के, बिना रिप्रोडक्शन के सेल में। और इसका यूज क्या है? यूज बहुत अच्छा है। इसके यूज में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे आपका जीन थेरेपी, जैसे आपका जीन क्लोनिंग, जैसे आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं, या वैक्सीन प्रोडक्शन, ये सारा प्लाज्मिड्स के द्वारा होता है। ये इतने वैल्यू का है। बायोटेक्नोलॉजी में यही डिटेल पढ़ना है हम लोग को कि कैसे इसको दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, कैसे इससे वैक्सीन बनाते हैं, कैसे इससे जीन थेरेपी होती है। जैसे कोई भी बीमारी होती है तो जीन थेरेपी उसको दिया जाता है, उसके जीन को ट्रांसफर किया जाता है या उसको सही किया जाता है। तो वो सारा प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग को मिलेगा। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी 9th में थोड़ा सा पढ़ना था। तो वो कैसे प्लांट्स में भी दूसरे डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है प्लाज्मिड के द्वारा। तो इसका यूज थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ। जीन क्लोनिंग या जीन थेरेपी भी आप लिख सकते हैं। जीन थेरेपी, रिकम्बिनेंट
प्रोटीन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन, etc। ये प्लाज्मिड का फंक्शन हो गया, फंक्शन है सॉरी यूज। क्योंकि इसको सेल से कोई लेना देना नहीं है तो इसको ट्रांसफर भी कर लिया जाता है बिना सेल डिवीजन के, उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल जाएंगे हम लोग। और यूज यानी मेडिकल साइंस में, अब चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो या बीमारी ठीक करना हो या हाइब्रिड बनाना हो, सब में इसका यूज हो जाता है इसके इस कैरेक्टर के कारण। और कहाँ गया, हाँ ये इन दोनों कैरेक्टर के कारण इसका बहुत सारा यूज हो जाता है। अब रह गया एक ये राइबोसोम, 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। राइबोसोम ऑलरेडी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, तो विदाउट मेम्ब्रेन न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोइड, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड हो गया, और राइबोसोम 70S राइबोसोम हो गए जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। 80S यूकैरियोटिक में होता है, 70S भी यूकैरियोटिक में होता है। यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि इसमें 70S होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अभी हम लोगों ने जितना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा वो सारे हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे फिर इसका थोड़ा सेल वॉल, मेजोसोम, इसके अंदर का जो इनफोल्डिंग सा स्ट्रक्चर है उसमें एक क्लास में और प्रोकैरियोटिक का हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेंगे। आज यहीं पे मैं छोड़ रही। ओके, थैंक यू।